शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के एसएसटी के मॉडल सेट 2 को लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सबों के बीच एक बार फिर से। तो चलिए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर, बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करते हुए पहला सवाल को लेंगे। आज के इस क्लास के पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन ऑप्शन है मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल और बिहार रेल सेवा। तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। दूसरा ऑप्शन सही है। आपको दूसरे ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है माउस के थ्रू, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपका ये आंसर सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन इंटरफेस मोड में। तो यहाँ पे देख लेंगे ईस्ट इंडिया रेल मार्ग बिहार में सबसे पहले 1860 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इस अवधि में गंगा किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक, पटना टू कोलकाता एक रेल लाइन का निर्माण किया था, जो आज भी है। आज भी पटना से लेकर के हावड़ा तक का जो मेन रेलवे लाइन है वो ब्रिटिश काल में ही 1860 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए अगला सवाल लेंगे। ग्रांड ट्रंक रोड, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जीटी रोड, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? NH1, NH2, NH3, NH4, ये क्या है, किसमें आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, NH2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जीटी रोड, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सड़क है। चलिए अगला सवाल लेंगे। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका और बक्सर, इनमें से सही ऑप्शन है बांका। मंदार हिल बांका जिला में है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए, ये मैप से सवाल है, मानचित्र वाले चैप्टर से। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हैस्यूर विधि का विकास लेहमान नामक एक भौगोलिक वेत्ता ने किया था और ये वास्तव में एक सैनिक थे। अगला सवाल है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, याद रखेंगे, नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। अगला सवाल है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी किस कारण से आती है? तो सुनामी आने के मुख्य कारणों में से है समुद्र में भूकंप का आना। चलिए अगला सवाल लेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? हर साल यहाँ बाढ़ की तबाही मचती है। तो ये है उत्तरी बिहार का क्षेत्र, और उत्तरी बिहार में कोसी नदी बिहार में हर वर्ष बाढ़ लाती है। तो इसी पे सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये सवाल इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस सवाल को रखा गया है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला सवाल है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ये भूकंप वाले चैप्टर से, आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर से है, जिसमें आपको भूकंप के संबंध में विस्तार से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि जब भूकंप का उत्पन्न होता है कहीं भी, तो वहाँ से 3 तरंगे उत्पन्न होती हैं, P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। P फॉर प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लेंथ वेव, ठीक है। ये 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली तरंग प्राइमरी वेव होती है, प्राथमिक तरंग होती है, जिसको P तरंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। देखिए, भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः प्राथमिक, जिसको P से सूचित किया जाता है, चूंकि प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी कहते हैं, इसलिए S से सूचित किया जाता है, और दीर्घ लॉन्ग इसको L से सूचित किया जाता है, तरंगों में बांटा जाता है। P तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। S तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। L तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है, इसकी गहनता सबसे कम होती है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, और जहाँ जहाँ तक L तरंगे पहुँचती हैं वहाँ तबाही मचती है। अगला सवाल है, भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है?
भारत को कुल 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ। सबसे कम खतरा वाला जोन फर्स्ट होता है और सबसे अधिक खतरे वाला जोन फिफ्थ होता है। जोन 1 जो है वो दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में है और जोन 5 हिमालय के तराई क्षेत्रों में है, जहां सर्वाधिक भूकंप आने के खतरे होते हैं। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में तो धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसे आपको फाइंड आउट करना होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ये कथन सही है। ठीक है, ये गलत कथन नहीं है, ये सही कथन है। अगला ऑप्शन देखिए, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये गलत कथन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। वहाँ सम धर्म समभाव की भावना रखी जाती है, यानी कि सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव से, समान नजरिए से देखा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्योंकि यह गलत कथन है। तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल हमारा है कि किस देश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश के अंदर संघीय शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शंस है भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है फ्रांस, क्योंकि भारत, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम इन सारे देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस के अंदर संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग भारत में की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953, 54, 55 और 56। तो इसका सही आंसर है चौथा, 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उसमें छोटे छोटे रियासतें बहुत सारी थी। आपको बताना है कि उनकी संख्या क्या थी। तो ऑप्शंस है 420, 565, 741, 945। तो इसका सही आंसर 565 है। आगे भी 5, पीछे भी 5 और बीच में 6, 565। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी के अंदर जो सबसे उच्च पोस्ट होती है वो किसकी होती है? पंच, मुखिया, प्रमुख, सरपंच। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुई थी। किस राज्य से? राजस्थान से। और वहाँ पे शुरुआत की थी मनरेगा के मजदूरों ने। जब वो मजदूरी मांगने जाया करते थे तो वहाँ उनका कोई डाटा नहीं होता था, कम मजदूरी दे दी जाती थी, हिसाब किताब कुछ रखा नहीं जाता था। तो इसको लेकर के वहाँ के मजदूरों ने आंदोलन शुरू की और वहीं से कहा गया कि सरकारी आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है, ये सबको बताया नहीं जाता है, इसलिए आप लोगों को ये आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं। तो फिर आंदोलन की शुरुआत हो गई कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, हमें सूचना मिलनी चाहिए कि जो सरकारी विभाग में काम हो रहा है उसके संदर्भ में जो भी आंकड़े हैं उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, जनता के प्रति जवाबदेह है। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई और तब जा कर के 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में लागू किया गया और इसकी शुरुआत 1990 में शुरू हुई थी ये आंदोलन। चलिए अगला सवाल लेंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की बात की जा रही है तो संविधान सभा में आप लोगों को पता है कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और चुने हुए यानी कि निर्वाचित अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया?
तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। अगला सवाल लेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? अब देखिए, भारत के संविधान में जो प्रमुख चीज़ों को हम देखते हैं, अनुच्छेद को देखते हैं, अनुसूचियों को देखते हैं, जो नियम कानून हम देखते हैं, वो कुछ अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है। इसका सही ऑप्शन है संसदीय प्रणाली। पहला ऑप्शन सही है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। 7 स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य हमारे जो फंडामेंटल क्या है, राइट्स नहीं है। देखिए, एक होता है मौलिक अधिकार, वो अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमें करने हैं एक नागरिक के तौर पर, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। एक है मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को RTE एक्ट 2009 के तहत बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा प्राप्त करने का, तो वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट के अंदर है। यहाँ पे बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका क्या कर्तव्य बनता है आपके देश के प्रति, तो इसकी यह जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है रूस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अभी आगे आपका अर्थव्यवस्था इससे ये सवाल है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर बैंकिंग क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी रिसोर्सेस है वो है कृषि क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे ही देश में पाई जाती है, जहां एक तरफ निजी कंपनियां भी हैं तो एक तरफ सरकारी कंपनियां भी हैं। आप स्वतंत्र रूप से भी अपना कोई बिजनेस चला सकते हैं या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आकर के काम कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर। चलिए अगला सवाल है, गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, इसका मापदंड कैसे निर्धारित किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मकान की उपलब्धता के आधार पर, शिक्षा की उपलब्धता के आधार पर, रोजगार की उपलब्धता के आधार पर या फिर कैलोरी की उपलब्धता के आधार पर। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो वो गरीब हो जाएगा, या अगर शिक्षित नहीं है तो गरीब हो जाएगा, या अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो गरीब हो जाएगा। गरीबी रेखा के मापदंड का अधिकार कैलोरी के आधार पर निर्धारित किया गया है। कैलोरी का मतलब कि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन जो कैलोरी चाहिए भोजन के रूप में वो उसे मिल पा रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, और अगर मिल पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये इसको एक मापदंड के आधार पर निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन मिल रहा है, कितना? 2400 कैलोरी अगर मिल रहा है तो वह व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से एबव हो जाएगा, और अगर 2400 कैलोरी से नीचे मिल रहा है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन BPL की सूची में रखा जाएगा। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है निर्धारित, ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। कैलोरी की उपलब्धता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित करने का ये योजना आयोग के द्वारा सीमांकन किया गया है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। गरीबी रेखा कैलोरी मानदंड पे आधारित है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। चलिए अब आपका एक सवाल होगा कि कैलोरी कैसे पता करेंगे कि किस व्यक्ति को कितना कैलोरी मिल रहा है।
तो उसके लिए आपको बायोलॉजी में जाना होगा। अगर आप एक रोटी खाते हो तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, एक कटोरी भात खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है, एक कटोरी दाल पीते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है, दूध 250 मिलीलीटर है उसमें की कितनी कैलोरी है। तो आप टोटल का कैलोरी का हिसाब किताब आप लगा सकते हैं वहाँ से। इसको बैलेंस डाइट वाले डाइट चार्ट से भी आप गूगल से सर्च करके पता कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, झारखंड बिहार राज्य से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार राज्य से कब अलग हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 15 नवंबर 2002 नहीं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, 2002 में नहीं, 2000 ईस्वी में, पक्के 2000 ईस्वी में 15 नवंबर तिथि थी और 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो अभी लगभग 22 साल होने वाले हैं। 15 नवंबर आ जाएगा तो 22 साल झारखंड को अलग हुए हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय किनका अनुपात होता है? अर्थात प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है, किसका अनुपात, किसका भाग दे करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद का, दूसरा है राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय का, चौथा है राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति का। इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का अनुपात प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से होगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? कब से कब तक की तिथि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आती है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑब्वियसली पटना होगा, बिहार की राजधानी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ऑप्शन है साख, राष्ट्रीय आय, बैंक, मुद्रा। इसका सही आंसर है मुद्रा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अगला सवाल लेंगे, आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय घटाव उपभोग, इसका फॉर्मूला क्या है? तो आय घटाव उपभोग बराबर बचत। जितनी आपकी आय हुई, जितना आपने उपभोग कर लिया, दोनों का अंतर ही बचत कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? इसका सही ऑप्शन पहला मुंबई। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक सभी लोग को पता है, सबके पास जो मुद्रा है उसके पास लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, उद्योग, सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का। पहले कृषि का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते वर्तमान समय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। अगला सवाल, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य आपको पहचानने के लिए बीमारू शब्द जो है ना, BIMARU, इसी में छुपा हुआ है। BI फॉर बिहार, BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, U फॉर उड़ीसा। याद रख लीजिए, इसका ट्रिक इसी में छुपा हुआ है। तो कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को छोड़ करके जो दूसरा राज्य होगा वो सही आंसर होगा। तो कर्नाटक यहाँ पे है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं 5। और ये कौन कौन है? ये हैं भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता का अधिकार होता है और इस अधिकार के लिए 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। पहला ऑप्शन सही है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? पिछले क्लास में हमारा एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 11 में, जो बाय मिस्टेक गलत हो गया था। सवाल था कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था, और बाय मिस्टेक मैंने 1912 बता दिया था, जो कि गलत है। सही आंसर 1907 है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमारे इस मिस्टेक पे ध्यान दिलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान पे पहली लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? इसका सही आंसर 1881 है, 1881 ईस्वी में। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना आपको बताना है 1920 में हुई थी। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। आप लोगों की डिमांड है जल्दी से जल्दी, और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन मुझे खुद टाइप करने होते हैं, और टाइपिंग में आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सभी सवालों को छांट करके फिर उसको टाइप करना ये अपने आप में एक दुरूह कार्य है। लेकिन फिर भी जितना प्रयास हो रहा है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और कोशिश है कि आगे हिंदी और इंग्लिश का भी सेट आ जाएगा। तो मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।